Hello everyone, welcome to JPIS platform. I am Vinay Rajput and today we are discussing about nucleic acid, some part which I covered in yesterday class, and today I am going to finish nucleic acid part, है ना, that is DNA and RNA. Then in DNA we are already discussed most of the part of the DNA, okay? But today I am going to discuss about the some structure part, some bonding part, है ना. तो आज मैं आपसे थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बेसिक बना के तो दिखा दिया आपको डीएनए की टोटल, मैंने लैडर से लेते हुए सीढ़ी नुमा से लेते हुए हेलिकल मॉडल, कुंडलित मॉडल तक मैंने आपको कुंडलन तक दिखा दिया। कुंडलन कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया है, बट कहीं ना कहीं मैंने लास्ट क्लास में आपको बॉन्डिंग नहीं दिखाई थी। ठीक है, आपने सुना होगा शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है डीएनए के अंदर, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। ठीक है, और उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे होता है ये सब आपको जानना जरूरी है। इससे क्या होगा फायदा, इससे आपको ये होगा कि जब बायोटेक पढ़ोगे ना वहां पे आपको काम आएगी। जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे ही मेंस में आप देखोगे तो पीएससी हुआ या कहीं पे भी आ सकता है लिखने को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थी, है ना, जो मेगा प्रोजेक्ट था एक तरीके से। तो उसकी बात मैं करूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, लेकिन उसको समझना है ना, तो एक्चुअली वो काम डीएनए पे हुई थी। तो डीएनए समझोगे तभी तो वो समझ पाओगे। अगर डीएनए समझ लिए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ पाओगे जो भी उसके अंदर हुई है। अगर डीएनए समझ लिए तो आप क्रोमोसोम समझ पाओगे, क्योंकि डीएनए की ही क्वाइलिंग होकर क्रोमोसोम बनती है, डीएनए का ही क्वाइलिंग होकर क्रोमोसोम बनता है। तो ये चीज आपको डीएनए में समझनी पड़ेगी। अब देखिए डीएनए मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात है। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड है न्यूक्लियस से, है ना, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस मतलब कि आप जानते हो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसकी बात कर रही हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो उससे नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। एसिड क्यों है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए दो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। आज मैं डीएनए और आरएनए दोनों कंप्लीट करूंगा। आरएनए तो मैंने, डीएनए तो मैंने कंप्लीट कर दिया है बहुत हद तक, थोड़ा सा और पोर्शन बताऊंगा, उसके बाद आरएनए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डीएनए की पहली बार खोज सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने की थी। मैंने आपको बताया फ्रेडरिक मिशर ने, लास्ट क्लास में जो भी लोग नए हैं देख लेंगे, लास्ट क्लास मैंने डिस्कशन की है। आज मैं एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए डीएनए बता रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाऊंगा, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं, बट लाइट स्ट्रक्चर आपको समझाते हुए निकलूंगा। ठीक है ना, लाइटली। तो डीएनए क्या है, डीएनए आपको जानना जरूरी है कि डीएनए की पहली बार खोज फ्रेडरिक मिशर ने दो जगहों पे की थी। पहला है वो पस सेल जो मवाद कोशिका होती है, दूसरा है स्पर्म ऑफ साल्मन मछली, स्पर्म ऑफ साल्मन फिश। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेडरिक मिशर को केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं पता था डीएनए की, तो उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये एसिड है, तो उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में चल के अल्टमैन ने क्या है, इनकी केमिकल कंपोजिशन की स्टडी की, डीएनए की केमिकल कंपोजिशन की स्टडी की, तो उनको पता चला अरे रासायनिक संरचना तो इसकी ऐसी है कि ये एसिडिक है, इसमें अम्लीय गुण है, तो इसलिए इसको नाम न्यूक्लिन से कन्वर्ट करके न्यूक्लिक एसिड रखा। ये मैंने बता दिया है। जेकेरिस नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए शब्द को दिया है। डीएनए को प्रपोज किया कौन किया, इस टर्म को प्रपोज कौन किया, जेकेरिस नाम के साइंटिस्ट ने किया। उसके बाद मैंने बताया कि एल्ब्रेस्ट कॉसेल, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए के अंदर दो प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की खोज की थी कॉसेल नाम के साइंटिस्ट ने। ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए को, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, इसको शुगर के आधार पे बांटने की कोशिश की गई थी। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था कि शुगर के आधार पर उन्होंने बांटा था। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जिस एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा तो उसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, और जिस एसिड के अंदर राइबोज शुगर होगा तो उसको आरएनए बोलेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपको जानते हो डीएनए बोलते हैं। तो क्योंकि शुगर के आधार पे डीऑक्सीराइबोज तो डीएनए, राइबोज तो आरएनए, ये शुगर के आधार पे, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बीडल के बारे में बता दिया था कि बीडल ने क्या बोला था, क्रोमेटिड की बात मैंने की थी, थ्रेड ऑफ लाइफ, कॉइल ऑफ लाइफ की मैंने बात की थी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलता हूं। अब उसमें बेसिक आपको समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि डीएनए क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। केमिस्ट्री पढ़े हो थोड़ा बहुत, पॉलीमर क्या होता है नहीं पढ़े, मैंने बार बार बहुत सारे क्लासेस में पॉलीमर की बात की है। जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि मैंने पॉलीमर की कितनी बार जिक्र की है। पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर है प्रोटीन, मतलब कि एमिनो एसिड से जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, लेकिन एमिनो एसिड उसका मोनोमर है। मोनो मतलब सिंगल, तो एमिनो एसिड एक मोनोमर है, कई सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं जो कि एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है,
और उसका जो मोनोमर है वो एमिनो एसिड है, ठीक है। वही मोनोमर जुड़ के आपको प्रोटीन बनाता है। तो इसको सिंपल बोल सकते हो कि प्रोटीन हमारे एमिनो एसिड से बनते हैं, काम खत्म, ठीक है। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड, ये है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। तो लिखिए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीमर है। लिपिड पॉलीमर नहीं होते, मैंने आपको समझाया था, ध्यान रखना। उस कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होते हैं, मैंने आपको बार बार समझाया है। ग्लूकोज जैसे कि स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनते हैं तो पॉलीमर है। ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनते हैं तो पॉलीमर है। सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनते हैं तो पॉलीमर है। सब कुछ बहुत सारे यूनिट से मिलकर बन रहा है। उसी तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं तो पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड की मैंने बात की थी, बहुत ब्रॉड डिवाइड करके बताया है, याद होगा पिछली क्लास में। शॉर्ट में समझाता हूं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे, इसमें तीन चीज होंगे। क्या होगा? पहला एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा। उसके बाद पेंटो शुगर होगा, पेंटो शुगर होगा। और वो शुगर आप जानते हो, डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज होगा, और आरएनए में बात करोगे तो राइबोज शुगर होगा। लेकिन अभी डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ठीक है। अभी डीएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए इसके बाद पढ़ेंगे। और पेंटो शुगर के बाद कौन सा होगा? एक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये तुरंत 2 मिनट में सुन लो, मैंने इसको डिराइव किया, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया हूं पिछली क्लास में। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक है, ठीक है। प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स क्या है? व्हाट इज प्यूरिन्स? प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, 2 रिंग के स्ट्रक्चर्स के अंदर में होते हैं प्यूरिन्स में, ठीक है। तो प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ऐसे देख लो, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग मतलब समझ रहे हो ना, 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा रिंग, 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरिन्स में। पिरिमिडिन्स में एक रिंग होता है, मैंने आपको बता दिया था, एक रिंग होगा एक। तो ऐसा हो गया प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, सिंगल रिंग, डबल रिंग, ठीक है। तो ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स में भी आपको पता है कि एक्चुअली प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन है, गुआनिन है। हम लोग ए से जी से दिखाते हैं। पिरिमिडिन्स में 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल भी होता है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे डीएनए समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन लेते हैं। यूरेसिल तो क्या होता है? वो आरएनए में होता है ना, आरएनए में यूरेसिल होता है। किसके स्थान पे, किसके स्थान पे होता है आरएनए में यूरेसिल? थाइमिन का स्थान पे, थाइमिन का स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। लेकिन डीएनए में तो थाइमिन होता है। ये चारों चीज डीएनए में मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये साइटोसिन, थाइमिन सिंगल रिंग वाले हैं, एडेनिन, गुआनिन डबल रिंग वाले हैं, ठीक है। ये प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हो गया। उसका पेंटो शुगर में क्या है? 2 प्रकार के पेंटो शुगर आपके पास, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोसिन, थाइमिन की बात करें। यूरेसिल नहीं लिया क्योंकि यूरेसिल भी पिरिमिडिन्स में होते हैं। मैंने एक जनरल आपको डिफाइन करके दिया हूं, नाइट्रोजनस बेस जनरल मैंने डिफाइन किया था, उसमें नहीं बोला था कि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं कि आरएनए की बात कर रहा हूं। जनरल मैंने लिखा था तो यूरेसिल भी लिख दिया था, लेकिन यहां मैं पर्टिकुलरली डीएनए की बात कर रहा हूं तो यूरेसिल नहीं लिखूंगा, क्योंकि यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, आरएनए में होता है। तो ये मैंने आपको पेंटो शुगर की बात करूंगा यहां पे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, क्योंकि डीएनए की बात चल रही है। तो पेंटो शुगर डीऑक्सीराइबोस होगा। डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, स्ट्रक्चर हल्का सा दिखा देता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली यार पेंटोज है ना, 5 कार्बन हो गए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। अब यहां पे मैंने दिखाया था H है, H है, HOH, CH2OH, ठीक है। 5 कार्बन कैसे है? देखो, कार्बन 1 2 3 4 and 5, 5 कार्बन। पेंटोज बोले ना, पेंटोज शुगर। ये डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर राइबोज बोलना है तो यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, अगर डीऑक्सीराइबोज बोलना है तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकाल भैया, निकाल, आरएनए में से ऑक्सीजन निकाल, राइबोज में से, मतलब राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन निकालिए तो डीऑक्सी बन जाएगा, डीऑक्सी। तो ऑक्सीजन निकालो, ये बन गया डीऑक्सी शुगर, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये बन गया। ये डीएनए का पार्ट है। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 होता है। अब H3PO4 इसकी स्ट्रक्चर देख लो हल्का सा, मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूं। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो प्यूरिन्स किसके बनते हैं? 2 रिंग है। किसका है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन का बना होगा, ठीक है ना। ये पिरिमिडिन्स 1 रिंग है, किसका बना होगा? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन का बना होगा, ठीक है। ये किसका है? कार्बन हाइड्रोजन देख रहे हो आप, ऑक्सीजन भी इसके अंदर में है। ये ऑक्सीजन यहां पे मैंने ड्रॉ किया है। H3PO4, H3PO फॉस्फोरिक एसिड होती है। P यहां पे डालो बीच में, एक P है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो डालो 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 3, चिपका दो हाइड्रोजन, लो, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया,
हाइड्रोजन आ गया, 3 हाइड्रोजन मिल गया, 3 थे, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन बेचारे से बैठा है। अब एक ऑक्सीजन ऐसे नहीं बैठ सकता, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये मैं केमिस्ट्री में जरूर समझा दूंगा, चिंता नहीं करना बॉन्डिंग वगैरह में। तो यहाँ ऑक्सीजन अकेले नहीं बैठेगा, ऑक्सीजन अकेले है तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने एक बार आपको बताया था इसके पिछले वाली क्लास में कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया था कि एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है। तो वो अलग बात है, थोड़ी सी मतलब एक बोलते हैं ना कि जैसे मैं इसी चीज को अगर नीट के लिए पढ़ाऊंगा यही सब्जेक्ट, तो थोड़ा और डिटेलिंग में एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा और अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। अगर वही बीएससी में जाऊंगा और अंदर घुस के उसी चीज को और अंदर घुस के बताऊंगा, एमएससी में जाऊंगा और अंदर घुस के बताऊंगा, इसी स्ट्रक्चर को और डिटेल में और माइन्यूट लेवल पे जाके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ऑक्सीजन अकेला है डबल बॉन्ड लगेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ेगा, डबल, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पे है, निकाल दो, डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दो, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये फास्फोरिक एसिड है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ लिया। अब मैं यूज करने वाला ये न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है जो कि डीएनए आरएनए है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड को अगर सिंपल परिभाषा के फॉर्म में बताऊं, कभी आ गया लिखने को तो क्या लिखोगे, ये तो लिख देना पॉलीमर ऑफ, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं न्यूक्लिक एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड को आपको थोड़ा बताऊं अच्छे तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में, परिभाषिक दृष्टि से बात करें तो न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, ये भी लिख सकते हो। आप समझोगे जो मैंने बताया वही मैंने बोला, हिंदी में बोल दिया, ठीक है ना। चलो ये हो गया, आप समझ चुके हो, आगे चलते हैं। अब यहां में आपको मैं फटाफट जोड़ के दिखाता हूं, ठीक है। जो मैं आपको स्ट्रैंड बना के दिखाना चाहता हूं, डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है ना, 2 धागा, वो दिखा देता हूं। मैंने तो पढ़ा तो सब कुछ दिया है, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाए। डीएनए समझना जरूरी है, ये कॉइल ऑफ लाइफ है, थ्रेड ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ की सब कुछ है ना। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसी के पास है, जो भी सूचनाएं हैं। देखो क्या है, ये आपके पास शुगर, ये मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होगा, मैंने बता दिया, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, पेंटोस शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, डीएनए की बात कर रहे हो तो, और एक फास्फोरिक एसिड, 3 चीज से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड की बात करोगे उसमें 2 चीज होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, मैंने बता दिया पिछली क्लास में, आपको पता है सब कुछ, ठीक है ना। जो लोग नए हैं जाके देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास शुगर। आपको ध्यान रखना है कि शुगर का मैं नंबरिंग एक बार कर देता हूं, बाकी आप समझ लेना। नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5th नंबर कार्बन यहां पे लटका है, ये लटका हुआ है इधर, CH2OH, ठीक है ना। ये 5वें नंबर कार्बन है, ये है ना 5वां नंबर। अब देखो क्या होगा कि यहां पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होंगे, नाइट्रोजन के जो बेस होंगे ना वो पहले कार्बन से हमेशा जुड़ेंगे, ध्यान रखना, हमेशा, कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, पहला कार्बन। 5वें नंबर कार्बन से आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस जुड़ेगा, कोई इसके पास चारा नहीं है, 5वें कार्बन से हमेशा जुड़ेगा, हमेशा, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, 3 चीज आ गया ना, एक नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में मैंने बता दिया प्यूरिन, पिरिमिडिन, जो मन रखे यहां रख लो, एडेनिन रख लो, गुआनिन रख लो, साइटोसिन, थाइमिन कोई रख लो, ठीक है। एडेनिन रखोगे तो डबल रिंग बनाना, गुआनिन रखोगे तो डबल रिंग बनाना, साइटोसिन रखोगे तो एक रिंग बनाना, थाइमिन रखोगे तो एक रिंग बनाना, रिंग मतलब एक बनाना, बस यही स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैंने नॉर्मल लिख दिया नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक शुगर हो गया और एक फास्फोरिक एसिड, 3 से मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब इसी का पॉलीमर बनाना है, मतलब इसी का 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे बना दो, पॉली मतलब मेनी, पॉलीमर बना दो, ठीक है। तो वो एक धागा बन जाएगा डीएनए का। लेकिन डीएनए में तो 2 धागा होते हैं, 2 स्ट्रैंड होता है। एक और ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड यहां 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 यहां, एक के ऊपर एक रखते जाओ, एक और धागा बन जाएगा, बस 2 धागा बन गए। अब बॉन्डिंग हो जाएगी बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बन जाएगा। कैसा बनेगा, एक लैडर नुमा बनेगा, सीढ़ी नुमा, जैसे बांस की सीढ़ी होती है ना, बैम्बू सीढ़ी, जैसे चढ़ते जाते हो वैसा बनेगा। अब उसमें कॉइलिंग करना है, कुंडलन करना है, स्पाइरल बनाना है, हेलिक्स बनाना है, डबल हेलिक्स, तो और उसमें कुछ बॉन्डिंग बढ़ाइए और वो हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, वो बात नहीं करूंगा, जस्ट रिवाइज करा दिया आपको। तो एक और बनाओ न्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। ये एक बना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, 3 चीज मिलकर बना है एक न्यूक्लियोटाइड। अब और न्यूक्लियोटाइड बनाओ, 1 2 ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। ये हो गया CH2OH, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैथ से मैंने आपको शुगर बना के दिखा दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन, ये 5वां कार्बन से फास्फोरस, ठीक है, पहला कार्बन, ये मैंने जो दिखा दिया सेम चीज, तो 3 चीज हो गया,
नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, ऐसे ही बना दो। सेम बनाना है, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं, सेम एक के ऊपर एक के नीचे बनाते जाओ। ये क्या ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा सा भी नजर हटाओगे, मैं चाहता तो सीधा बता के निकल जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको उतना बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, 3 बना दिए मैंने। अब देखो क्या है, ये बॉन्डिंग नहीं हुई ना, ये तो न्यूक्लियोटाइड रख दिया, अब इसके अंदर बॉन्डिंग होगी तभी तो बेचारे जुड़ पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। बॉन्डिंग कराओ, तो बॉन्डिंग कैसा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो देखो कैसे बनता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन से ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, दिख गया, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड का 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, दिख गया। तो इसमें नया क्या है, सब में जुड़ा वैसे ही है। तो इस न्यूक्लियोटाइड का 5वें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड, और इस न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन है शुगर का, ये तीसरा कार्बन, ये न्यूक्लियोटाइड, उसका शुगर, ये उसका तीसरा कार्बन, ये इसके तीसरे कार्बन से आपका ये फॉस्फोरिक एसिड बेचैन है बॉन्डिंग करने के लिए, तीसरे कार्बन से। अब बाकी एक जगह तो करके बैठा है, 5वें कार्बन से इस न्यूक्लियोटाइड का इस शुगर के 5वें कार्बन से, 5वां नंबर कार्बन है, उससे तो ऑलरेडी बॉन्डिंग करके बैठा है सब जगह, देखो ना सब जगह 5वें कार्बन से वो तो है, लेकिन ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से तीसरे कार्बन से बॉन्डिंग करने के लिए बेचैन है, और बॉन्डिंग किया, एस्टर बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो एस्टर बॉन्ड यहां बनी है ना, और एक यहां पे फॉस्फोरिक एसिड का यहां पे पहले से बना हुआ है अपने वाले शुगर के साथ, ये तो पराया वाला शुगर के साथ बनाया, ये फॉस्फोरिक एसिड इस शुगर के साथ बनाया, लेकिन अपने वाले शुगर के साथ भी बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो भी एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, ये भी एस्टर बॉन्ड है। देखो तो फॉस्फोरिक एसिड के इस साइड एस्टर बॉन्ड बना पराये वाले शुगर से, ये फॉस्फोरिक एसिड का अपने वाले शुगर से भी बॉन्ड बना, वो भी एस्टर बॉन्ड है। तो ये एक तरीके से 2 एस्टर बॉन्ड किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर है ना इसलिए, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यही था जो आप समझ लिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये आपको समझना था। यही सब जगह नीचे होगा, सेम यहां पे, सेम यहां पे है ना, तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, जैसे मैंने यहां जोड़ा, सब जगह नीचे वही होते जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक चेन बन जाएगा, धागा बन जाएगा डीएनए का। एक और धागा चाहिए, धागा एक और चाहिए, देखो एक और धागा कैसे बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे जोड़ा, जैसे सेम वहां जोड़े हो, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये 5 कार्बन का शुगर बन गया, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, 5 वाले से क्या जुड़ेगा, ये CH2OH है, 5 वाले से फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, जो मैंने वहां दिखाया करके सेम चीज। तो आपने ऐसा बना दिया, तो ये तो नाइट्रोजन बेचारा इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, मुंह फेर के बैठा हुआ है, इसको बॉन्डिंग करना है इस नाइट्रोजन से, इस वाले से बॉन्डिंग करना है इसको। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन बेस की, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो ये कैसे करेगा, ये नाइट्रोजन तो इधर है, ये वाला तो इधर मुंह करके बैठा हुआ है, इसको इधर आना पड़ेगा। तो इसको इधर आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये है आपके पास क्या, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस। अब क्या करना है इसको, अब इसको ऐसा करना है कि इसको आप घुमा दो, मतलब ऐसे घुमा दो शुगर को, ठीक है ना, या कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा लगा है, ऐसा, ये शुगर ऐसा है, ये नाइट्रोजनस बेस लगा है, ये शुगर ऐसा है, बीच में नाइट्रोजनस बेस इधर है। अब नाइट्रोजनस बेस इधर नहीं चाहिए, हमें इधर चाहिए, तभी तो बॉन्डिंग करेगा उस नाइट्रोजन से, नाइट्रोजनस बेस से। तो ये इधर है, इसको घुमा दो ऐसा, ठीक है ना, ये देखो ऐसा घूम गया उल्टा, ठीक है ना। तो ये शुगर का ऑक्सीजन इधर उल्टा आ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन घूम के इधर आ जाएगा, बस यही जो अभी मैं दिखा रहा हूं ना, वो देख लो क्या है, समझ में आया ना कैसे मैंने घुमा दिया, ये ऐसे घुमा दिया मैंने पूरा, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखा था, ऐसे, ये ऐसे रखा था, ये शुगर, ये नाइट्रोजन, ये अब इसको घुमाओ ऐसे, ऐसे हो गया। अब नाइट्रोजन इधर आ गया, देखो ये मार्कर इधर आ चुका है, अब बॉन्डिंग कर लेगा। तो वही करने जा रहा हूं मैं, आपको दिखा दे रहा हूं। इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये कुछ उल्टा होगा, कुछ उल्टा, ऐसा, ये ऐसा था, ये उसका उल्टा हो गया। तो आपका इसका नाइट्रोजन यहां मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां दिखाओ सीधा, अब आपके पास पहले कार्बन पे नाइट्रोजन ये है, बस। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन साथ में आ गए, बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे तभी तो दोनों धागा जुड़ पाएंगे ना, दोनों धागा है डीएनए का, तो यही चाहिए, दोनों को साथ में करना है, ठीक है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन जानते हो CH2OH यहां लगा रहेगा, लटका रहता है, CH2H 5वां कार्बन, ठीक है ना। और 5वें कार्बन से आपको पता है कि क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, लो सेम चीज, 3 चीज हो गया, एक शुगर, ये
शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड बन गया। बस बनाते जो ऐसे ही उल्टा कर करके बनाओ, इसकी तेजी उल्टा कर करके। उल्टा करना क्यों जरूरी था आपने देखा, क्योंकि नाइट्रोजन जब तक नाइट्रोजनस बेस इधर नहीं आएगा ये दोनों बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, बॉन्डिंग कराना है, ठीक है ना। पहला कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, और यहां पे CH2OH लटका हुआ है, पांचवा कार्बन है ये, यहां से आपका फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, ठीक है ना, पांचवे कार्बन से पक्का है, वही फिक्स है ये, ठीक है। एक और देख लो, ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन पहले कार्बन से जुड़ गया, ठीक है, पहला कार्बन से नाइट्रोजन, ये CH2OH लटका हुआ है जो कि पांचवा कार्बन है, उससे क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड, जो सब जगह मैंने दिखाया है पांचवें कार्बन से, बस उल्टा कर दिया। तो नाइट्रोजन बेस पास पास आ गए, पास पास आ गए, बॉन्डिंग करेंगे। अब मान लो एग्जांपल तौर पे ये नीचे तक बनते जाएंगे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया ना, 1 2 3 ऐसे बना दो, एक धागा बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, एक धागा, 1 2 3 और नीचे बनाते जाओ, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक धागा, दोनों धागा बन चुके हैं। अब बॉन्डिंग कराना है दोनों के बीच में, ये नाइट्रोजनस बेस बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस बॉन्डिंग क्या करेंगे, मान लो कि नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे क्या था, एडेनिन था, ठीक है, ये एडेनिन है इसका नाइट्रोजनस बेस, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, पक्का है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पक्का है थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन, ठीक है, सामने वाले का थाइमिन हो जाएगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पक्का है ये भी, लो हो गया बॉन्डिंग। अब ये दोनों अपना जो धागा है स्टेबलाइज हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, बस वही तो करना है। यहां पे मान लो कि गुआनिन है, तो सामने वाला पक्का है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों धागा डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये गुआनिन है तो साइटोसिन हो जाएगा। और बॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, संख्या में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां पे देख लो, मान लो यहाँ पे थाइमिन है, ठीक है ना, पहले कार्बन से थाइमिन जुड़ा था, नाइट्रोजनस बेस मान लो थाइमिन है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सामने वाला पक्का है, ए टी के साथ करते हैं तो टी भी ए के साथ करेगा, जाहिर सी बात है, ए टी टी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, ये आपके पास बॉन्डिंग होगी। अब ये दोनों, एक धागा दूसरा धागा, दोनों धागा बीच में नाइट्रोजनस बेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन कहते हैं, डीएनए में होता है ना शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, देखो फॉस्फेट शुगर मतलब शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये धागा में आपने देखा कि डीएनए के धागे में शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, खत्म, बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब मेन है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो शुगर फॉस्फेट ये हो गया। अब उसके बाद आप देखो कि ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन हो गया, आपने देख लिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए, नीचे सब फॉस्फोडाइस्टर से बॉन्ड से जुड़े जाएंगे, नीचे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। ये पहला कार्बन पे आपने देखा कि बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये शुगर का पहला कार्बन है, शुगर और इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब कौन सा वाला ग्लाइकोसिडिक होता है, बीटा वाला होता है, वो आपके लेवल पे जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा है, एक हो गया आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 है, 2 है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए डीएनए में कौन कौन से है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जबकि जानते हो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो देखो ना, कार्बोहाइड्रेट शुगर तो है यहाँ पे, ये क्या है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्डिंग है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ना। जो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो ये आपके पास एक धागा, ये दूसरा धागा, दोनों जुड़ चुके हैं, और ये जुड़ गए तो दोनों धागा जुड़ गए, तो ये एक लैडर नुमा बन गया, सीढ़ी नुमा। अब इसके अंदर कॉइलिंग कीजिए, कुंडलन करो, हेलिक्स बनाओ, अब बॉन्डिंग करा के और इसमें बॉन्डिंग होगी और ये हेलिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी भी खपत होती है, वो मत जाने दो मुझे डिटेल में, क्योंकि जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा तो मैं क्यों बताऊं आपको, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एग्जाम में बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे भी बहुत कुछ पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, साइंस टेक चल रही है, उधर विंड एनर्जी अभी पढ़ाना बचा हुआ है, जियो थर्मल जल्दी से कंप्लीट करके हम लोग को स्पेस में जानी है, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको जल्दी कंप्लीट करके बायोलॉजी, अब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैंने बेसिक पढ़ा दिया आपको, अब डाइजेशन वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह में उतना डिटेल में नहीं जाना कि बहुत कुछ अंदर पढ़ लेंगे, मैंने बेसिक में आपको थोड़ा टाइम लिया था। अब मैं एकदम यूं भागूंगा, लेकिन छोड़ूंगा कुछ नहीं, जितना रिक्वायर्ड होता है जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास दोनों धागा तैयार, और दोनों धागा से आपको डीएनए हेलिक्स बन जाएगा, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बना के दिखा दिया था, ठीक है ना। अब इसी को सिंपल फॉर्म में देखना है, सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल फॉर्म में जैसे मान लो कि पेंटो शुगर है, ठीक है ना, ऐसा, एक मिनट,
ये पेंटोस शुगर जो मैंने अभी दिखाया था, इसको मान लो आप ऐसे दिखा लो, गोला करके, ठीक है, गोला करके दिखा लो। तो देखो यहाँ पे एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच गोला हो गया। ये बीच में पी फॉस्फोरिक एसिड, गोला मतलब शुगर हो गया ना, शुगर कौन सा, पेंटोस शुगर। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बीच में डालो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद देखो ये बॉन्डिंग कराओ, ये बॉन्डिंग हो गया। आपको पता है शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड दोनों को मिला के फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड मैंने दिखाया था ना। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, देखा यहाँ पे देख लो, ये बॉन्ड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है ना। ये एस्टर दो मिला के फॉस्फो डाइएस्टर, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, अब आपने देखा कि शुगर का आपका जो है, ये शुगर किसके साथ जुड़ेगा, शुगर किसके साथ जुड़ेगा, मैंने अभी दिखाया था आपको सिंपल स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या दिखाया, शुगर किसी के साथ जुड़ेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, शुगर मतलब आपके पास ये शुगर जुड़ेगा बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस जो भी मैंने दिखाया था। मान लो एडेनिन है यहाँ पे, मान लो थाइमिन है यहाँ पे, मान लो गुआनिन है यहाँ पे, मान लो साइटिसिन है, मान लो थाइमिन है, ठीक है। ये मान लो एक जगह आपका निर्धारित हो चुका है कि ये सारे हैं आपके पास। तो दूसरा तो आप सीधा प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस बेस पता है तो दूसरा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पक्की बात है। एडेनिन तो थाइमिन, थाइमिन तो एडेनिन, गुआनिन तो साइटोसिन, साइटोसिन तो गुआनिन, थाइमिन तो एडेनिन, पक्की बात है, कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वही होगा। एडेनिन थाइमिन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन तो एडेनिन, AT बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन तो साइटोसिन, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन तो गुआनिन, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। थाइमिन और एडेनिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपके पास बन गया। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका डीएनए का जो आप जानते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझा देता हूं, कभी दिक्कत मैंने बताया भी था, ये 5 प्राइम एंड होता है यहाँ पे, ये 3 प्राइम, ठीक है। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। मैंने बताया था पिछली क्लास में, आपको पता होगा। तो मैंने दो चीज बताया, ए टी के साथ जुड़ेगा, टी ए के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा, या सी जी के साथ जुड़ेगा, मतलब उल्टा भी हो सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो डीएनए का दोनों हेलिक्स, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपने देख लिया, ए टी के साथ और जी सी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, टी ए के साथ, सी जी के साथ, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लेकिन दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल भी होते हैं, मतलब 5 प्राइम एंड शुगर से जुड़ा हुआ है 5 प्राइम, यहां नीचे 3 प्राइम, तो ऊपर 3 प्राइम, तो 5 प्राइम, मतलब ऐसा। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों ढक्कन ऊपर है। अब इसका एक को ऐसे कर लो तो एंटी पैरेलल हो गया, बस वही वाली बात है। 5 3 3 5, उल्टा, ठीक है ना। तो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुन लो, अगर समझना चाहते हो, अगर मैं समझा देता हूं, 1 मिनट लूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना, सिंपल फॉर्म में देखो, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मतलब एडेनिन मैंने ले लिया, तो इसको मिला के बोलते हो ना न्यूक्लियोटाइड। 3 को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोलते हो आप, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड, सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड, बस ये दो ध्यान रखना, 2 वर्ड, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड में शुगर का 5 कार्बन, ये शुगर का 5वां कार्बन मैंने बताया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे CH2OH 5वां कार्बन, तो वही बता रहा हूं, सुनना। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के में शुगर का 5वां कार्बन फ्री रहता है। शुगर का 5वां कार्बन, शुगर का ये जो 5वां कार्बन होगा ना, यहाँ CH2OH जो मैंने बनाया था बार बार, वो फ्री होगा, फ्री, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे पहला है तो उसके ऊपर कौन हो सकता है। तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड में शुगर का 5वां कार्बन फ्री है, क्योंकि उसके पहले कुछ है ही नहीं कि जो उससे बॉन्डिंग कर ले, तो फ्री बैठा हुआ है। मैं फ्री हूं भैया, मैं फ्री, खाली फुकट बैठा हुआ हूं, ठीक है। दूसरा सुन लो, सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड जाओ, सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड में, उसमें शुगर का 3रा कार्बन फ्री बैठा हुआ है, फ्री, क्यों, सबसे लास्ट का है तो उससे नीचे कोई नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो बॉन्डिंग किससे करे, फ्री बैठा है। कौन सा कार्बन, शुगर का 3रा, मतलब ये वाला, ये 3रा कार्बन। शुगर तो यहां है ना, गोला से मैंने दिखाया ना, तो शुगर का 3रा कार्बन सबसे लास्ट के न्यूक्लियोटाइड में फ्री बैठा है, क्योंकि लास्ट के नीचे तो कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, लास्ट तो लास्ट ही होते हैं, तो उसके नीचे कोई नहीं है। तो 3रा कार्बन कह रहा है कोई तो आए जिससे बॉन्डिंग करो, कोई आता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद लास्ट हो, तो फ्री है वो, आराम से मुक्त बैठा हुआ है, आराम मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है। 5वां कार्बन पहला है, अब बोलता पहला है तो मेरे रैंक 1 पे हूं, रैंक 1 से ऊपर कौन होता है भैया, कोई नहीं। तो शुगर का पहले न्यूक्लियोटाइड, पहले जो न्यूक्लियोटाइड है, पहला न्यूक्लियोटाइड का जो ये शुगर है, उसका 5वां, मतलब ये शुगर है, इसका 5वां कार्बन जो है ना यहाँ पे, ये CH2OH मैंने बताया था ना, ये 5वां, ये फ्री बैठा है, फ्री।
कोई है ही नहीं बॉन्डिंग करने के लिए, बंद बनाने के लिए कोई है ही नहीं, फ्री है, मुक्त बैठा हुआ है, मौज मस्ती कर रहा है, कोई है ही नहीं। पहला है ना न्यूक्लियोटाइड, पहले से ऊपर कौन होता है, रैंक 1 से ऊपर कौन होता है, कोई नहीं। तो वो तो इसीलिए मैंने बोला है जब फ्री है तो पांचवा कार्बन फ्री है उसको 5 प्राइम बोलेंगे, नीचे तीसरा फ्री है तो उसको 3 प्राइम बोलेंगे। लेकिन इधर वाले में आपने देखा था कि शुगर कैसा था, उल्टा करना पड़ा था, क्योंकि नाइट्रोजन इधर आ जाए ताकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर ले, है ना, याद है ना। तो इसीलिए जब आपने शुगर को हिला दिया ऐसे तो 5 प्राइम नहीं ना रहेगा ना, अब 3 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्राइम फ्री है इस वाले धागे में, इस वाले धागे में आपने देख लिया 2 धागा है ना डीएनए का, यहाँ वाले धागे में 3 प्राइम फ्री है, मतलब शुगर का तीसरा कार्बन फ्री है यहाँ उल्टा, और यहाँ पे नीचे 5वां फ्री है, जस्ट उल्टा हो गया, वहां 5वां था यहाँ तीसरा हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, एंटी है उसका मतलब 5 3 3 5, बस काम खत्म, ओवर, इट्स ओवर। दिस इज डीएनए का स्ट्रैंड जो कि आपको सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया बना के, स्ट्रक्चर से भी समझा दिया, सिंपली भी समझा दिया, एंटी पैरेलल समझ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री समझ लिया आपने, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होता है, पूरक मतलब ए टी के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, ए टी के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पूरक है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ लाइफ में, जैसे छोटे बच्चे के स्कूल के क्लास में आप बुक देखोगे ना, छोटे बच्चों का बुक, उनके बुक में थोड़ी चीजें गलत लिखी हुई है, ऐसे अपोजिट वर्ड पढ़ते हो ना तो लोग बोलते हैं कि लड़का का अपोजिट लड़की, बॉयज का गर्ल अपोजिट होता है, नहीं, ये गलत है, गलत है। बॉयज का गर्ल जो अपोजिट बोला जाता है ये गलत है। एक्चुअली लड़का और लड़की या लड़की और लड़का एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे यहां पे एडेनिन अकेला कुछ नहीं है, उसको पूरा करना है ना तो उसके सामने थाइमिन लाओ, तब वो पूरा होगा बॉन्डिंग करके। गुआनिन अकेले कुछ नहीं है, साइटोसिन लाओ उसके सामने, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके पूर्ण हो जाएंगे। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लड़का लड़की एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट नहीं होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आकाश और पाताल, आकाश और पाताल अपोजिट नहीं होते हैं, बुक में लिखा हुआ छोटे बच्चों को किताबों में, ये सही करना चाहिए, ठीक है, अभी तक चल रहा था, क्योंकि आकाश पाताल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे एडेनिन थाइमिन को पूर्ण कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है तो पूर्ण होता है, लड़का लड़की के साथ बॉन्डिंग होती है, शादी होती है तो पूर्ण होता है। उसी तरीके से अपोजिट नहीं है, ये विपरीत नहीं है। खट्टा मीठा विपरीत होता है ना, ऊंच नीच विपरीत होता है, जैसे आपने डालता है ना कि लेफ्ट राइट, ये विपरीत होता है, लेकिन ये विपरीत नहीं है, ये अपोजिट नहीं है, बस ध्यान रखना। लिखा हुआ छोटे बच्चों के किताबों में लिखा रहता है, अब क्या करोगे, गलतियां चल रही हैं तो कोई सुधारा नहीं अभी तक इसको, ठीक है। अब देख लो, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजनस क्षार आपके पास है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार है ना, बेस मतलब क्षार होता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये मैंने सब कुछ बता दिया, बार बार आप क्या बताऊं, इसमें कुछ चीज बताने वाला हूं जो आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी समझने में। एक्चुअली इसमें क्या बताने वाला सुन लेना। नाइट्रोजनस बेस आपके पास कौन कौन है, डीएनए की बात कर रहे हैं तो याद करो कौन कौन है। प्यूरिन पिरिमिडिन 2 ही है, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, सीधा उसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं। एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है, ये आपका डीएनए की बात चल रही है, नाइट्रोजनस बेस। अब बताओ न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बनता है, मैंने बताया है नाइट्रोजनस बेस होंगे, नाइट्रोजनस बेस होगा और प्लस इसमें क्या होगा, शुगर होगा, है ना, पेंटो शुगर, यही होगा ना 2। न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड होगा तो फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ जाएगा, दोनों में एक और जुड़ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर, नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है, अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और शुगर तो क्या होगा, ये AGCT, यूरेसिल की बात नहीं है, तो डीएनए चल रही है बात, अभी ध्यान रखना, डीएनए की बात चल रही है, थाइमिन है, यूरेसिल नहीं है यहाँ पे। नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है सामने और शुगर तो पेंटोजी होगा, जाहिर सी बात है, पेंटोज मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर डीएनए की बात कर रहे हो, आरएनए में जब आएंगे तो उसमें राइबोस शुगर होगा, तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात चल रही है जो कि पेंटो शुगर है। तो शुगर तो पक्का है, फिक्स है, बस नाइट्रोजनस बेस चेंज करते जाओ, पहले एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो अगर बात करोगे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है आपके पास पहला, तो एडिनोसिन पहला न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन, ठीक है। दूसरा बनेगा गुआनोसिन, बस बेस चेंज कर रहा हूं, बेस चेंज होते जा रही है, अभी गुआनिन आ गया, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रही है, शुगर तो वही आपके पास पेंटो शुगर, गुआनिसिन, ये आपका साइटोसिन नहीं होगा, साइटोसिन नहीं होगा, साइटोसिन के बदला क्या होगा, साइटिडिन होगा, ठीक है ना। क्यों, ये पिरिमिडिन्स होते हैं, ये दोनों पिरिमिडिन है, ये दोनों क्या है, प्यूरिन है, तो प्यूरिन, प्यूरिन मतलब एडिनोसिन, गुआनोसिन,
पिरिमिडीन, पिरिमिडीन मतलब डीन, पिरिमिडीन की बात चल रही है तो साइटोडीन की बात करोगे, साइटोडीन, क्या साइटोडीन की बात करोगे, ठीक है, साइटिडीन या साइटोडीन, साइटिडीन है ना, इसकी बात करोगे, है ना, कभी कभी साइटोडीन भी बोलते हैं लोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें थायमीन, ये भी पिरिमिडीन है तो थाइमिडीन, थाइमिडीन, ठीक है, ये हो गया। ये आपके पास न्यूक्लियोसाइड बन गए। न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तीन चीज होगा, नाइट्रोजनस बेस तो होंगे, शुगर भी होगा और क्या होगा, फास्फोरिक एसिड भी होगा, ठीक है, ये तीन चीज होगा। तो तीन चीज होगा तो अब क्या होगा, अगर नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड तो वही है ना भैया, सब में वही रहेंगे, शुगर भी वही है, फिक्स ही है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रहा है, AGCT, तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो यहां पे एडिनिलिक एसिड बनेंगे। यहां पे कौन सा बनेगा, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड बनेगा, एडिनाइलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ठीक है ना, एडिनिलिक एसिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल है, सिर्फ ये जो नाम मैंने दिया ना, ये सिर्फ शुगर के आधार पे है। अभी शुगर मैंने नहीं बोला डीऑक्सीराइबोज है कि राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज होगा तो यहां लगा दो डीऑक्सी एडिनोसिन, बस इतना अंतर आ जाएगा, ठीक है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब सिर्फ आपने शुगर लिया है, पेंटोस शुगर, बस इतना। अभी कौन सा शुगर है उस आधार पर बात करोगे, शुगर डीऑक्सीराइबोज है यानी कि डीएनए की बात चल रही है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, तो लगा दो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, ये ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहां एडिनाइलिक एसिड बात किया, नॉर्मल है, जनरल है, शुगर मतलब नॉर्मल, डीऑक्सीराइबोज राइबोज की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपने डीएनए की बात की तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा उसके अंदर, तो यहां पे जो नाम पड़ेगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, काम खत्म। राइबोज होगा तो राइबो लगा दो, राइबो लगा दो पहले, तो इन जनरल मैं बता रहा हूं आपको, इन जनरल आपको डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे हो तो डीऑक्सी लगा दो, राइबोज की बात करो तो राइबो लगा दो, ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए के आधार पे आप शुगर के आधार पे बोल सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, आगे सामने नाम लगा दे, एडिनाइलिक एसिड लगा दिया। उसके बाद दूसरा गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना, गुआनाइलिक एसिड, ये समझ गए, इन जनरल बता रहा हूं, डीएनए की बात करना डीऑक्सी लगा देना दोनों में, आरएनए की बात करना राइबो लगा देना दोनों में, काम खत्म, ठीक है ना, ये इन जनरल है आपके पास, ठीक है। गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड आपके पास बन गया, साइटिडाइलिक एसिड। उसके बाद थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास 4 बन गए, ठीक है, तो थाइमिडाइलिक एसिड हो गया, थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास बन गए 4, ये आपको ध्यान रखना है, थाइमिडाइलिक एसिड ये आपके पास बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है नॉर्मल, जो आपको बता दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास हो गई, ठीक है। अब डीएनए होगा तो लगा दो डीऑक्सीराइबोज, लगा दो, राइबोज आरएनए होगा तो राइबोज लगा दो आगे सामने, ये इन जनरल मैंने बता दिया, इन जनरल, ठीक है, हो गया। यूरेसिल, अगर यूरेसिल होगा तो बस वही काम है, इन डिन डिन वही, तो यहाँ पे यूरेसिल क्या है, प्यूरिडीन है, पिरिमिडीन है, यूरेसिल पिरिमिडीन होते हैं, तो लगा दो, डीन वाला सब लगा दोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, वही एसिड लगा दोगे। बाकी आप जानते हो डीऑक्सी और राइबो लगाना है, जिसकी बात करोगे डीएनए की बात करोगे तो डीऑक्सी, राइबोज की बात करोगे, आरएनए की बात करोगे तो राइबोज लगा दो, राइबो, ठीक है। ये आपको बेसिक पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था चारगॉफ रूल, ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, चारगॉफ रूल समझने से पहले आपको जो वाटसन क्रिक का मॉडल पता है ना, डबल हेलिकल मॉडल, और बी डीएनए का मैंने आपको बता दिया, डीएनए ए बी सी डी जेड डीएनए होते हैं, और ई डीएनए भी होता है, एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है, उसकी बात एनवायरमेंट में करूंगा। तो जैसे कि आप वाटसन क्रिक का मॉडल जानते हो, जो डबल हेलिकल मॉडल है, वो मॉडल किस आधार पे था, किसके बेसिस पे था, वो लोग किसी चीज का यूज किए थे जो पहले से मॉडल दिया गया था, कुछ रूल्स थे, उसका यूज किया था वाटसन क्रिक ने, और तब जाके डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आया था। वो क्या था, 2 चीज, पहला चीज था कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, ये ऐसा टेक्निक था जिसके माध्यम से आपने डीएनए की पूरा का पूरा फोटो खींचा, पूरा का पूरा पिक्चर खींचा, आप डीएनए की डायमीटर देखी, जो मैंने बता दिया पिछली क्लास में, 20 एंगस्ट्रॉन, बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉन होता है, जो आपकी डीएनए होती है, बी डीएनए ह्यूमन बींग्स की डीएनए होती है, उसकी मैंने प्रॉपर बना के दिखाई थी, तो उसका डायमीटर पता चला। उसके एक पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है, मैंने बताई थी। 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, मैंने बताई थी। एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं, मैंने आपको बताया था। उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन, और 2 बेस पेयर की जो बीच की डिफरेंस होती है, जो लंबाई होती है, उसको बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन के बराबर। मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, ये सब कुछ पता चला एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो कि फोटो ले लिया उसका। उसके बाद एक और चीज आई थी, चारगॉफ रूल, एरविन चारगॉफ, उन्होंने जो रूल दिया था उसका दोनों का यूज किया,
एक्सरे डिफ्रैक्शन, चारगाफ रूल, दोनों का यूज करके वाटसन क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया, दिया उसको, ठीक है ना, प्रपोज किया, ठीक है। तो एक चारगाफ रूल समझ लो, है डीएनए डिफ्रैक्शन टेक्निक तो आपने समझ लिया, फोटो खींचा, ठीक है। डीएनए डिफ्रैक्शन टेक्निक एक्चुअली हम लोग क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मेजर करने के लिए करते हैं। जो लोग मटेरियल साइंस पढ़े होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो लोग मटेरियल साइंस पढ़े हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक याद है? क्यूबिक स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, कुछ पता है? बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, कुछ पता है? मटेरियल साइंस की बात है, ठीक है। वो इंजीनियरिंग में पढ़ा सकता हूं, तो यहां बात नहीं है, ठीक है ना। क्रिस्टल क्या होते हैं, लैटिस क्या होते हैं, उन चीजों की बात इंजीनियरिंग की है, ठीक है ना। और ब्रेविस लैटिस वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर उनको पता होगा, और जो नॉर्मल इंजीनियर है उनको भी पता होगा। ईएससी के अंदर, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपकी मटेरियल साइंस है, वहां पे आप बेसिक पढ़ते हो, ठीक है ना। हर ब्रांचेस के अंदर है, ठीक है, जो नॉर्मल ईएससी के अंदर आती है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी कराती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप देखो, मैं एरविन चारगाफ की थोड़ी सी बात बता दूं आपको। एरविन, जो मैंने क्लास में बताया था, ठीक है, एरविन चारगाफ, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा जानने की जरूरत है एरविन चारगाफ के बारे में, ठीक है। एरविन चारगाफ, इन्होंने क्या बताया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बताया था, और इसी का यूज करके, इसी रूल का यूज करके वाटसन क्रिक ने अपना डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है, सिंगल स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, डबल स्टैंडर्ड, दो धागा वाला डीएनए, ठीक है ना। तो क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है? यस, होता है। कुछ स्पीसीज है जहां पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, ठीक है ना। एरविन चारगाफ के रूल, इन्होंने बताया कि इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन्हें डबल, जो आप इतने देर से मैंने पढ़ाया, दो स्टैंड बना बना के, वही बात है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बराबर होते हैं। आप समझ सकते हो, प्यूरिन्स मैंने बता दिया है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। वही एडेनिन गुआनिन, वही साइटोसिन थाइमिन, और आरएनए की बात करोगे तो यूरेसिल भी आ जाएगा, ठीक है ना। वही, वो दोनों बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ थाइमिन, रूल नंबर 1 ये बोलता है, ये रूल 1 है, रूल नंबर 1, अमाउंट ऑफ थाइमिन। ये इसलिए बता दे रहा हूं कि कभी भी पूछा जा सकता है चारगाफ रूल किससे रिलेटेड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कभी पूछा जा सकता है, क्या रूल क्या बोलता है, कभी पूछा जा सकता है। और वाटसन क्रिक मॉडल इसी के आधार पर बना है, ठीक है ना, इनका यूज किया गया था, ठीक है, इसी रूल का। अमाउंट ऑफ टी, अमाउंट की बात कर रहा हूं, वो किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ टी, अमाउंट ऑफ ए के। आपने देखा है टी ए के साथ पेयरिंग करता है, एटी जीसी, वही तो बता रहा हूं, अमाउंट ऑफ टी अमाउंट ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, हो गया। अब दूसरा, अमाउंट ऑफ सी अमाउंट ऑफ जी, या अमाउंट ऑफ जी अमाउंट ऑफ सी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी, ये एक रूल है, ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ थाइमिन अमाउंट ऑफ एडेनिन के बराबर है, अमाउंट ऑफ गुआनिन अमाउंट ऑफ साइटोसिन के बराबर है, ठीक है। ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा ये बोलता है, दूसरा रूल, अब ध्यान से सुनना, दूसरा रूल ये बोलता है कि प्यूरिन्स ले लिया, प्यूरिन्स एडेनिन गुआनिन होते हैं, पिरिमिडिन्स ले लो, दोनों को जोड़ो, साइटोसिन थाइमिन, है ना, दो। अगर डीएनए की बात कर रहे हो, डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, आपको पता है। तो प्यूरिन्स ए प्लस जी थाई, और पिरिमिडिन्स टी प्लस सी, दोनों का रेशियो ले लो, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, 1 होता है। एक रूल ये है, सेकंड रूल है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि सेकंड रूल को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, कि ये वाला जो बात मैंने बताया ना, ये सेम है, ये सेम है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सेम होते हैं, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स यही रूल है सेम, प्यूरिन्स क्या होते हैं, एजी, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, सीटी, दोनों बराबर है, तो देखो ना, दोनों बराबर इक्वल टू 1, क्रॉस करो, मल्टीप्लाई, इक्वल टू बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, यही बात है दोनों, ठीक है ना। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल बोलता है, सुनो दूसरा रूल, रूल नंबर 2, ठीक है। मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, आपको नॉर्मल बता रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां पे कुछ चीजें ऐसी बता दूंगा आपको जो आपके काम की है, ठीक है ना। दूसरा रूल ये बोलता है कि जो आप अगर बात करोगे दूसरा रूल की, तो अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ गुआनिन, ये गुआनिन के बराबर नहीं होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू गुआनिन, ए टी के बराबर है, गुआनिन के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए तो प्यूरिन्स है, और गुआनिन क्या है, ये भी प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन्स प्यूरिन के बराबर नहीं है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के बराबर है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के बराबर है, जो मैंने अभी पहला करके दिखा दिया था, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए नहीं बराबर, अमाउंट ऑफ थाइमिन ये भी बराबर नहीं होगा, अमाउंट ऑफ थाइमिन इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। अमाउंट की बात चल रही है किसकी, थाइमिन किसके बराबर नहीं होगा, साइटोसिन के,
नहीं होगा बराबर, ठीक है। ये सेकंड रूल है, इसको अलग तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब ऐसा है कि एडेनिन ले लो और थायमिन ले लो, गुआनिन ले लो और साइटोसिन ले लो, ये बराबर नहीं वन होते हैं, ये एक के बराबर नहीं होते हैं। ATGC वो जो रेशियो है आपने देखा, ये एक के बराबर नहीं है। वो पहले वाला तो बराबर था, ये एक के बराबर नहीं है। यही मैं सेकेंड रूल के रूप में आप बता सकते हो, ठीक है। सेकेंड रूल ये तो एक के बराबर नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है सेकेंड रूल में कि द रेशियो ऑफ A+T अपॉन G+C ये वेरिएबल है, एक के बराबर नहीं है। मतलब क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये आपको स्पेसिफिक, अगर बात करोगे तो किसी भी स्पीसीज को उठा लो, किसी भी प्रजाति, किसी भी जात को उठा लो, उसके लिए कांस्टेंट होता है। वेरिएबल तो है लेकिन एक जात के लिए कांस्टेंट है। ह्यूमन बींग्स एक जात है, होमो सैपियंस, सैपियंस एक स्पीसीज होती है, होमो मतलब जीनस, सैपियंस मतलब स्पीसीज, हम एक जात के हैं, सैपियंस हमारी जात है, वो उसके लिए ये रेशियो कांस्टेंट होगा। मैंने बताया था ई कोलाई बैक्टीरिया एक जात है, उसकी रेशियो कांस्टेंट होगी। रैटस चूहा के बारे में आप जानते हो, एक जात है, उसकी कांस्टेंट होगी। जो भी कुत्तों में जात होती है आप जानते हो, तो डॉग्स जो एक स्पीसीज होगा ना उसकी लिए फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होती है, जब मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करूंगा पहले लेक्चर में या दूसरा लेक्चर में आपको समझा दूंगा स्पीसीज के बारे में। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, कैरोलस लीनियस की क्या है, इसकी बात मैं इकोलॉजी में करूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा, यहां जरूरत नहीं है, वहां से मैं स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है ना, स्पीसीज के बारे में। बट ये आपने समझ लिया जैसे कि A+T अपॉन G+C ह्यूमन बींग्स के लिए कांस्टेंट होगा, एक स्पीसीज है 1.52 के बराबर होता है, ये इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वेरिएबल है, ये किसी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है, इसको लिख लेना, अब मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, ये 1.52 के बराबर होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसके लिए ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए कितना होता है 0.97। मतलब देख रहे हो ना, हर स्पीसीज का ये अलग अलग है, ठीक है, वेरिएबल है, हर स्पीसीज का एक अपना अपना ये रेशियो है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास है, जैसे कि बात करूं, जैसे कि G+C अपन G+C, ये G+C है ना, ये देख लो, ये G+C है ना, G+C और ये A+T। अब मान लो G+C ज्यादा है A+T से, किसी ऑर्गेनिज्म में किसी जीव में अगर G+C A+T से ज्यादा है तो उसको समझ लेना कि वो ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म है। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब आपने जानते हो ना, फाइलम वगैरह पढ़ते हो, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, निडारिया, वो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना। हाइड्रा वगैरह, जेलीफिश वगैरह जो पढ़ते हो, नियो है ना, ये जो पढ़ते हो ना फाइलम वगैरह, आपने सुना होगा, वो लोअर में। हम लोग जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, ठीक है। अगर G+C लेस देन हो जाए A+T के, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म की बात होगी। हायर लेवल के जो जीव होते हैं ना, हम लोग हाई लेवल के, हाथी, बाघ, चीता, शेर, हम लोग ह्यूमन बींग्स, ये हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। हम लोग ज्यादा डेवलप है इस वे में, हम लोग ज्यादा इवॉल्व है इस वे में, ठीक है ना। ये ऐसे हम लोग का होता है। ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हायर ऑर्गेनिज्म की क्या रेशियो होगी, लोअर में क्या होगा, बस ध्यान रखना। अच्छा ये देख लो, पता नहीं यार आरएनए में जा पाऊंगा कि नहीं यार, आरएनए पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, आज कंप्लीट होगा कि नहीं, देखते हैं। फिर भी देखो, मैंने आपको बताया था जो वाटसन क्रिक का मॉडल है, वाटसन क्रिक के मॉडल में आपको क्या देखा था आपने, वाटसन क्रिक के मॉडल में आपने ये देखा कि वाटसन क्रिक का मॉडल आपके लिए ऐसा है कि जैसे कि वो मॉडल बनाने के लिए आपने ये रूल पढ़ लिया है ना, यही दो रूल है जिसके आधार पर आपने, तो वाटसन क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। डबल 1953 की बात है, 1953 में डबल हेलिकल मॉडल डीएनए दिया, लेकिन किसके आधार पर, यही चार्गाफ रूल और डीएनए जो डिफ्रैक्शन टेक्निक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, उसके आधार पर, ठीक है, उन्होंने दिया था। उसके बाद 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला उनको इसके लिए, वाटसन क्रिक को 1962 में, ठीक है। और गोल्डन जुबली ईयर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के गोल्डन जुबली ईयर जो मनाई जाती है वो 2003 में मनाई गई थी। कभी भी पूछ सकता है, 2003 में ना गोल्डन जुबली ईयर बनाई गई थी। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो दिया ना वाटसन क्रिक ने, उसका गोल्डन जुबली ईयर कब बनाई गई थी, 2003 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको भी पता है कि इस तरीके से ड्रॉ करते हो, लेकिन मैंने मना किया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 20 एंगस्ट्रॉन होता है ना, एक हेलिक्स की लंबाई। देखो हेलिक्स ये नहीं है यार, ये नहीं पूरा नहीं है, ये हेलिक्स नहीं होता है, ये पूरा स्ट्रैंड यहां तक आएगा ना, तो एक हेलिक्स बोलते हैं, जिसकी 34 एंगस्ट्रॉन एक होती है, एक को पिच बोलते हैं, ठीक है ना। तो 34 एंगस्ट्रॉन के पास होती है इसकी, जो 34 एंगस्ट्रॉन है, इसको एक पिच के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक हेलिक्स की लंबाई है, ये ध्यान रखना। टोटल लेंथ ऑफ वन टर्न, एक टर्न की लेंथ, कुछ लोग यहीं से ही बना देते हैं, अरे भैया एक टर्न नहीं है, पूरा 360 डिग्री आओ, ठीक है ना।
क्या बताऊं यार, वेव वगैरह पढ़े हो ना, वेव वगैरह आपने, वेव तो ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, ये होता है ठीक है, चलो ठीक है। 360 डिग्री है 34 एंगस्ट्रॉन, और इनके बीच में आपके पास कितने बेस पेयर है, मतलब बेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर है बस, 10 34 में 10, तो 34/10 कर लो, 3.4। इनके बीच के डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर क्या होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है ना। तो ये सब जानते होगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप मतलब संकुचन, खांच बनती है मेजर ग्रुप की, ये मेजर ग्रुप है ना, 22 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। ये माइनर ग्रुप है, छोटी खांच है, ये 12 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। अगर मुझसे एमएससी की किताबों में पूछोगे तो ये थोड़ा डिफरेंस करेगा, ये डिफरेंस आएगा, कुछ बुक में अलग लिखा हुआ है, बट आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ये 22 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है ना, बट ठीक है, आप इतना ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 आपको ये सब चीजें ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने फोटोग्राफ 51 बताया था, फोटोग्राफ 51 निक नेम दिया गया है ना, एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा इमेज लिया गया था ना डीएनए का, उसका फोटो का निक नेम है फोटोग्राफ 51, मैंने बताया था आपको, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने 1952 में फोटोग्राफ लिया था, ठीक है ना, रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने 1952 में फोटोग्राफ लिया था, ठीक है, उसको नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो जितने भी नॉलेज है डीएनए की, ऑल द नॉलेज ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी अचीव्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, है ना, व्हिच इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू नो द इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इंट्रामोलिकुलर कितना एंगस्ट्रॉन, कितना क्या, ये सारी चीजें है ना, यही, ठीक है। तो ये अब देखो, इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये जो हेलिक्स है ना, ये बेस पेयर, ठीक है, देखो 10 न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंदर में, मतलब कि आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने बनाया था। 10 आपके पास पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इन वन टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 10 पेयर मतलब 10 पेयर आपके पास हैं, लेकिन एक्चुअली नंबर बात करोगे तो 20 हो जाएंगे ना, 10 एक पेयर में 2, तो 10 में 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो पेयर की बात करेगा तो 10 बोलना, लेकिन हर में कितना है, ए टी जी सी जी पी ए, दो है ना बेसेस, दो बेसेस है ना, एक पेयर में दो आ रहे हैं ना, तो 10 पेयर है, लेकिन एक पेयर में दो है, तो कितने हो जाएंगे बेस, 20 बेस हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गिनती आपको पता है कैसे, मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूं। एक्चुअली लोगों को पता होगा कि दो बेस पेयर के बीच की एंगल होती है, आपको पता होगा कितनी एंगल्स होती है, जो लोग बायोलॉजी फील्ड से है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा एंगल कितने होते हैं बेस पेयर के बीच में, ठीक है ना। फिर भी जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस तरीके से डीएनए को ड्रॉ करना गलत माना जाता है। आपको एक्चुअल ड्रॉ करना है डीएनए को, एक्चुअल फोटो ड्रॉ करनी है, तो देखो कैसा होता है। ये एक्चुअल ड्राइंग है डीएनए की, एक्चुअल जो हेलिकल मॉडल है ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो कटिंग नहीं होती, ऐसे काट के दिखाया गया ना, ऐसे काट के दिखाया गया ना, ऐसे काट के नहीं दिखाया जाता है, हेलिकल ऐसे नहीं होते हैं डीएनए डबल स्टैंड। आपने जैसे कि पिक्चरों में देखा होगा, वो जो बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी बड़ी 4 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग होती है, तो सीढ़ी बनाया जाता है, सीढ़ी तो दोनों सीढ़ी को ऊपर पकड़ने वाला होता है, सीढ़ी को साइड से, है ना, बीच में चल रहे पकड़े हुए, तो ऐसे होती है, ऐसे है ना, ऐसे होता है ना, घूम घूम के जाता है, तो क्या दोनों एक दूसरे को कट करते हैं क्या? आप तो हाथ ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे घूमते जाती है, ऐसे घूमते जाती हो पूरा वो ऊपर की ओर, कभी एक दूसरे को कट करती है वो रेलिंग जो होती है, नहीं, ऐसा ही है, ये ऐसे ऐसे घूमते 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 ऊपर गया हुआ, कहीं एक दूसरे को कट नहीं किया है, इसमें ऐसा लगता है कट रहा है, ये ऐसे एक्चुअल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना। तो अभी आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए था, जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारी बात आ गई किसमें, डीएनए के। आपने टाइप देख लिया, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, सब कुछ मैंने समझा दिया है। वाटसन क्रिक मॉडल बी डीएनए का होता है, मैंने आपको बता दिया है। वाटसन क्रिक मॉडल किस डीएनए का है भैया, तो वाटसन क्रिक मॉडल बी डीएनए का है। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि और कुछ बताओ, तो और कुछ जानना है तो कह देना कि लो, सुन लो, ठीक है ना। जैसे कि आपको सारे डीएनए के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है ना, सुनो।
हल्का सा। फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए के टाइप्स मतलब ए डीएनए, बी डीएनए, ये फॉर्म की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए आपको लैब में बनाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। बेस पेयर पर टन, बेस पेयर पर टन, एक टर्म में कितना बेस पेयर है, ठीक है ना। ये मतलब उसके डिफरेंस बता रहा हूं। लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ पिच, एक्सियल राइज, थोड़ा डिटेलिंग कर दिया क्योंकि डीएनए को आपको जानना चाहिए था। एक्सियल राइज और डायमीटर, तो एक का तो आप जानते हो, मैंने आपको सब कुछ बना के दिखा दिया डायमीटर। बी डीएनए का तो आपको दिखा दिया सब कुछ बना के। अब सी डी का आप लगा सकते हो अंदाजा बी डीएनए से कितना क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में, ठीक है ना। ठीक है, तो ए डीएनए के बारे में क्या जानना है, 11 बेस पेयर पर टन, 11 बेस पेयर पर टन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 होता है ना, 10 बेस पेयर थे, यहाँ पे 11 है, बस बी डीएनए वाला आपको दिखा दिया, आप कंपेयर कर लो सब में। तो 11 बेस पेयर उसमें, 10 इसमें, ठीक है। इसमें 9.33 के आसपास होता है, थोड़ा वेरिएशन हो सकते हैं अलग अलग किताबों में, ठीक है ना, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये 8 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास है ये बेस पेयर पर टन, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पिच 28.16 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, 28.16 लेंथ ऑफ पिच। तो इसको आपको अंदाजा लगाना है, 34 एंगस्ट्रॉन आपका था ना, 34 एंगस्ट्रॉन आपका वाला, बस अंदाजा लगा लो, इसका ऐसा है 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 30.97 के आसपास ये होता है, ठीक है, 30.97 एंगस्ट्रॉन के आसपास ये होता है। और 24.24 एंगस्ट्रॉन के आसपास इसका होता है, ठीक है। थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, मैं ज्यादा वेरिएशन नहीं ले रहा हूं, हल्का हल्का वेरिएशन हो सकता है, बट इट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना, कहीं भी आप लिख सकते हैं। इस एक्सियल राइज 2.56 एंगस्ट्रॉन, 2.56 एंगस्ट्रॉन एक्सियल राइज है। आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, देखो ये तो समझ में आया, 34 एंगस्ट्रॉन, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, 34/10 कितना होता है 3.4, तो डिवाइड मारते जाओ ना, डिवाइड मारते जाओ, वही आ जाएगा 34/10 3.4, जो मैंने आपको दिखाया था दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, वही ये है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये 3.32, ये 3.32 हो गया, और उसके बाद ये उससे थोड़ा सा कम 3.03 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, 3.03 एंगस्ट्रॉन। ये आपके पास है एक्सियल राइज के बारे में। ये 23 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है। आपका वाला कितना है बी डीएनए, 20 एंगस्ट्रॉन, मैंने बताया था 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। ये 19 एंगस्ट्रॉन, थोड़ा कम है। और ये डी डीएनए वेरिएबल होते हैं, ये थोड़ा वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना था, इतना आपको ध्यान है तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा ना जानने की जरूरत है और ना जानना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये डी डीएनए की बात हो गई, ये आपको इतना काम हो गया। अब देखो क्या क्या कंडीशन होते हैं, किस कंडीशन पे ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। बट उतना डिटेलिंग में ना जाओ तो आप भी कहोगे सही है सर। तो नॉर्मल डीएनए आप जानते हो, उतना डिटेलिंग में नहीं जाते, नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं। नॉर्मल डीएनए बी डीएनए है। इट इज बिलीव दैट, क्या है थोड़ा सुन लो, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा कन्वर्जन सोच लो, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते रहते हैं। इट इज नॉर्मली बिलीव दैट व्हेन बी डीएनए अंडरगोज डिहाइड्रेशन, जब बी डीएनए का डिहाइड्रेशन होता है, पानी बाहर निकाल दो, बी डीएनए का जब डिहाइड्रेशन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ए डीएनए। जब बी डीएनए का डिहाइड्रेशन, अरे पानी जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, भैया हाइड्रेट करो अपने आप को, पानी पियो, वही है डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया, ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब मानना है। ए डीएनए इज सीन इन एक्सेस, ए डीएनए तब दिखा जाता है जब सोडियम आयन आपके, मैंने कल एक क्लास में बताया था पिछली वाले में, कुछ कैरियोलॉजी है ना, कैरियोप्लाज्म कुछ याद होगा। तो जब सोडियम आयन आपके उसमें ज्यादा है ना, तब आपको ये मिल जाएगा। और डिहाइड्रेशन कंडीशन दोनों होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन कंडीशन और सोडियम आयन आपके कैरियोप्लाज्म में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। कैरियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस की स्टडी, कैरियोलॉजी उसका प्लाज्म, उसका फ्लूइड कैरियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये होना चाहिए। ऑल द फॉर्म ऑफ डीएनए, जितना भी डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जितने भी फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं, आर हैविंग राइट हैंडेड कॉइलिंग। ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटरी होते हैं, कॉइलिंग राइट हैंडेड है। हेलिक्स कैसा है, राइट हैंडेड, ठीक है ना। और जेड डीएनए कैसा है, याद करो जेड डीएनए कैसा है, जितने भी जेड डीएनए की बात मैंने बताई थी, ये जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, लेबर रोटेटरी बोल सकते हो, जेड डीएनए जो कि लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी डिस्कशन मैंने कर दी है, ठीक है ना, याद होगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता है रिसेंटली ई डीएनए खोजा गया है, इन्वायरमेंटल डीएनए, ठीक है ना, उसको खोजा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली ई डीएनए खोजा गया है, इन्वायरमेंटल डीएनए आपको ध्यान रखना है।
जो कि नॉर्मल डीएनए होते हैं जो इन्वायरमेंट में मिलते हैं, जिसका हम यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, स्पीसीज को रिकॉग्निशन करने में, रिकॉग्नाइज करने में। कौन स्पीसीज किसी इन्वायरमेंट में, किसी इकोसिस्टम में कौन सी स्पीसीज है, डायरेक्टली ना पता करके अगर उसका डीएनए मिल जाए तो हम इससे पता कर सकते हैं कि भैया ये डीएनए उस प्रजाति का है। तो हम पता कर सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में ये प्रजाति रहती है, ये जात रहती है, ये जानवर रहता है। बाकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये सारी चीजें आपको जाननी थी। हाइड्रो मैंने कंप्लीट कर दिया आपको साइंस टेक में। विंड एनर्जी 1 या 1.5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। जियोथर्मल 1 में कंप्लीट कर दूंगा। ओटेक वगैरह भी 1 में कंप्लीट कर दूंगा, ये जल्दी हो जाएंगे। सोलर थर्मल में मैं 2 लेक्चर से 2.5 लेक्चर लूंगा, ठीक है ना। सोलर थर्मल में, ठीक है ना। सोलर थर्मल, सोलर पीवी 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों का काम हो गया। उसके बाद अपने को बायोमास वगैरह थोड़ा बचा है, बायोमास गैसिफिकेशन करा दूंगा, पायरोलिसिस वगैरह बता दूंगा आपको, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और उसके बाद माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ये सब हल्की हल्की चीजें हैं। हाइड्रोजन मैंने समझा दिया ना आपको, तो आप माइक्रोबियल समझ लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन में जब शिफ्ट करोगे माइक्रोबियल में तो वहां पे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह वो काम कर देंगे जो इधर हो रहा है, ठीक है ना। वो कैटलिस्ट का काम वो बता दूंगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता चलेगा। जेड डीएनए की बात थोड़ा सा सुन लो। जेड डीएनए जो कि फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रिच ने ही डिस्कवर किया था। रिच 1979 की बात है, रिच ने डिस्कवर किया था। जेड डीएनए जो कि लैब में बनाई जाती है, ठीक है ना। इसमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग कैसा है? लेफ्ट हैंडेड, एंटी क्लॉकवाइज, लेबोरोटेटरी, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ पिच की लेंथ कितनी है? 1 पिच की 40.16 एंगस्ट्रॉन। ये लेंथ ऑफ पिच है 45.16 नहीं 6 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। 40.6 एंगस्ट्रॉन ये लेंथ ऑफ पिच है, एक पिच की लेंथ। अभी जो मैंने सारे डीएनए के डिफरेंस किया था ना, उसमें लेंथ ऑफ पिच लिखा था ना, वही समझ लो। यहाँ पे एक पिच की लेंथ इतना होता है इसमें जेड डीएनए में, ठीक है ना। बेस पेयर पर टन में बेस पेयर कितना होता है? 12। उसमें कितना था? 10 था एक टर्न में। हमारे वाले बी वाले में इसमें 12 होते हैं, ठीक है ना। बेस पेयर पर टन 12 यहाँ पे। एक्सियल राइज हमारे वाले में 3.4 था, यहाँ पे 3.8 एंगस्ट्रॉन है। बस ये ध्यान रखना है, 3.8 एंगस्ट्रॉन है। और डायमीटर हमारा वाला 20 था, ये वाला 18 है ना। ये डायमीटर जो था ना अपना, डायमीटर 20 था अपना वाला, 20 बी डीएनए का 20 था, इसका 18 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको शायद कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 18। अब ऐसा मत करना, कोई बुक देख लेंगे एमएससी वाले जो लोग पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, मानता हूँ 18.5 लिखा होगा, याद रख लो यार, नॉर्मल है ना। इस अब आते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लो मैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो आप। जेड डीएनए की बात है जो कि लैब में बनाई जाती है। तो व्हेन नॉर्मल बी डीएनए इज मिथाइलेटेड, देखो जेड डीएनए को आपको में बनाना है ना, बी डीएनए से, अगर बी डीएनए से कन्वर्ट करना है लैब में, मान लो बनाना चाह रहे हो या नॉर्मल आप बनाना चाह रहे हो, तो नॉर्मल जो बी डीएनए आपके पास है, बी डीएनए आपके पास जो है, जो आपका वाला है, इसको मिथाइलेटेड कर दो, मिथाइल जोड़ लो या ब्रोमिनेटेड कर दो। ब्रोमीन या मिथाइल जोड़ सकते हो, मिथाइल ग्रुप या ब्रोमिनेटेड कर दो इसको। अगर जोड़ोगे बी डीएनए में तो नॉर्मली क्या करते हैं, व्हेन नॉर्मल बी डीएनए इज मिथाइलेटेड और ब्रोमिनेटेड, इट चेंजेस इनटू जेड डीएनए, ये चेंज कर जाएंगे जेड डीएनए में। सिर्फ मिथाइलेटेड कर दो, मिथाइल जोड़ लो CH3, है ना, और नहीं तो ब्रोमिनेटेड कर दो, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जानते हो ना, और मक्खी फ्रूट फ्लाइज होती है ना, क्या कहते हैं, फलों वगैरह पे देख लो मंडराती रहती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होते हैं। तो ड्रोसोफिला में जो फ्रूट फ्लाई होती है, फलों पे मंडराती रहती हैं, उनमें पहली बार ये डिस्कवर किया गया था, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास डीएनए की बात करोगे, डीएनए की बात करो, डीएनए टाइप्स की बात करो अलग तरीके से, और हेलिक्स के आधार पे बात कर ली आपने, डीएनए टाइप्स। इस आधार पे बात करना चाहता हूं कि आपके पास डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मैंने बार बार बताया आपको कई बार ये ना। और इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड कौन सा डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन कैसा वाला, सर्कुलर डीएनए। 3 प्रकार के हैं, या तो जानते हो नहीं यार, ये डबल स्टैंडर्ड अपना वाला है ना, यूकैरियोट कोशिका में होता है, यूकैरियोट्स में
हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट में होता है, मैंने बार बार बताया था आपको, ठीक है ना। ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड, ये अपना वाला ऐसा है, आप तो जानते हो, है ना। बाकी मैंने रियल स्ट्रक्चर आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड ऐसा है, ठीक है। एग्जांपल तो प्रोकैरियोट आप जानते हो, पूरा मैंने पढ़ा दिया। प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह आपको पढ़ा दिया सब कुछ, ठीक है। और इसमें बात करूं तो 5174 इसका एग्जांपल है, बैक्टीरियोफाज होता है ये 5174 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? एक तरीके का वायरस होते हैं, वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया को डिजीज करते हैं ना, वो समझ सकते हो। बैक्टीरिया को भोजी, बैक्टीरिया भोजी, जीवाणु भोजी, इसका हिंदी है, जीवाणु खा जा रहे हैं, ठीक है ना, जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफाज, फाज मतलब क्या होता है? खा जाना। ये आपके पास नॉर्मल है। अब सर्कुलर डीएनए में क्या है? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज यूजुअली, देखो आपको बता दूं, सर्कुलर डीएनए यहां पे है, इसमें थोड़ा बता दो, थोड़ा सा डिटेल में देखो। डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो भी होते हैं डीएनए का, वो लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब ये वाला लीनियर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यूजुअली लीनियर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में वो डीएनए सर्कुलर हो जाते हैं। यही तो है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला डीएनए होता है बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने बताया था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन एक्चुअली वो लीनियर होते हैं। पहले तो लीनियर होते हैं, यूजुअली वो डीएनए लीनियर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में वो सर्कुलर हो जाते हैं, ठीक है ना। बट इन बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया द डीएनए इज सर्कुलर, यहां पे डीएनए सर्कुलर हो जाता है, ठीक है ना। और सम बैक्टीरियोफाज की बात करोगे, ये जो मैंने बताया 5174 बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी, सम बैक्टीरियोफाज डीएनए यहां पे लीनियर होता है। एक्चुअली डीएनए यहां पे भी लीनियर है, लीनियर डीएनए है, ठीक है ना, लीनियर। बैक्टीरियोफाज में डीएनए कुछ ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं। कब? जब वो आउटसाइड द होस्ट सेल, जब वो वायरस बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में एंटर नहीं किया है, बैक्टीरिया को अभी इन्फेक्ट नहीं किया है, बाहर है, तो बाहर है तो वो डीएनए लीनियर है, ठीक है। देखो कितनी विडंबना है प्रकृति की, बाहर है तो लीनियर है, लेकिन जैसे ही वो इनसाइड घुस गया होस्ट सेल के, बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, अब उसको इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, वो सर्कुलर हो जाएगा, वो सर्कुलर हो जाए। लीनियर से ये लीनियर था, ये सर्कुलर बन जाएंगे, देखो ये बन गया, ऐसा होता है, सर्कुलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर डीएनए आपको सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब होस्ट सेल के अंदर चला जाता है वो वायरस। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके इन्फेक्ट करेगा, तो बाहर है। सम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहा हूं, कुछ में ऐसा होता है, तो लीनियर अंदर घुस गया तो सर्कुलर हो जाएगा डीएनए उसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, पता है ये बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है। मुझे मन किया आपको बताने के, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बट इतना ध्यान रखना, इतना आपके लिए किया हूं, ये चीजें याद रखना, बस याद रखोगे, मैंने हर चीज को समझा के दिया है, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आपने डीएनए अच्छे समझ लिया, अब आपको क्रोमोसोम में समझा दूंगा, समय आएगा तो याद रखना बस भैया, याद रखना। डीएनए हिस्टोन में मैं कॉइलिंग करा के आपको क्रोमोसोम समझा दूंगा। जो लोग एमबीबीएस वाले तैयारी कर रहे हैं, ये और क्या कहते हैं, जो भी लोग बायोलॉजी फील्ड से, उनको पता होगा हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, उस पर डीएनए 2 टर्न मारता है, न्यूक्लियोसोम बनता है, याद होगा। वो न्यूक्लियोसोम का चेन अगर बात करोगे उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। वो क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में कॉइलिंग करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में कॉइलिंग करती है, फिर वो क्रोमोसोम के अंदर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में जाके लपेटा जाता है, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। ये मैंने सिंपल बता दिया। अलग फॉर्म में बात करोगे कि अलग फॉर्म में बताओ ना सर, कि अलग फॉर्म में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि डीएनए में मतलब कैसे कैसे कॉइलिंग होती है, तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि डीएनए की जो कॉइलिंग होती है इसको समझना है तो मैं आपको सीधा बता सकता हूं कि न्यूक्लियोसोम बना। अभी सुन लो, मैं बताऊंगा। न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन, उस पर डीएनए लपेट दो, वो न्यूक्लियोसोम बन गया, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम को कंडेंस करो, सोलेनॉइड बन गया। कंडेंसेशन करने पर कॉइलिंग किया, मतलब सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड को और कंडेंसेशन करो, सुपर सोलेनॉइड बन गया, सुपर सोलेनॉइड, ठीक है। उसके बाद उसको और कंडेंस्ड करो, और कॉइलिंग करो, और सुपर कॉइलिंग करो, तो सुपर सोलेनॉइड से वो बन जाएगा क्रोमैटिन का थिक थ्रेड, क्रोमैटिन का थिक थ्रेड बन जाएगा। और उसके बाद और कॉइलिंग करो भैया, तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है। और भी क्रोमोसोम कौन सा स्टेज में? सेल डिवीजन का मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज जानते हो ना, तो सेल डिवीजन के मेटाफेज में क्रोमोसोम होते हैं, ये ध्यान रखना। सेल डिवीजन का मेटाफेज में, और इंटरफेज में क्रोमैटिन फाइबर दिखते हैं।
सेल डिवीजन जब सुना होगा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो एक इंटरफेज होते हैं, एक एम फेज होता है सेल डिवीजन का, मैं पढ़ाऊंगा। तो इंटरफेज में क्रोमेटिन दिखता है, जाल क्रोमेटिन का, लेकिन जब मेटाफेज में आ जाती है ना सेल डिवीजन का मेटाफेज, उस समय क्रोमोजोम बन के दिखते हैं, क्रोमोजोम दिखता है, गुणसूत्र उस समय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको चलता है आरएनए के बारे में थोड़ा बता दूं, ठीक है। आरएनए के बारे में सुन लो, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा बताता हूं, अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, शुगर क्या होगा, शुगर क्या होगा यहाँ पे, राइबोस शुगर, ये आपको पता है। राइबोस शुगर स्ट्रक्चर में क्या होगा, बस ये अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। ए ऐसे नहीं भैया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये HOH HOH, मतलब मैंने एक O डाल दिया, वहां पे नहीं था डीएनए वाले में डीऑक्सीराइबोज में, यहाँ पे है, यहीं से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज, वही अंतर है। अभी राइबोज है ये, ऑक्सीजन निकाल दो डीऑक्सीराइबोज, अभी राइबोज है, ठीक है। ये शुगर आपके पास हो गया। नाइट्रोजनस बेस की बात करोगे, क्षार क्या है, प्यूरिन्स में क्या होंगे, प्यूरिन्स में एडेनिन हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। पिरिमिडीन्स में बात करोगे, याद करो याद करो, क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा और यूरेसिल हो जाएगा। थाइमिन नहीं होते हैं, यूरेसिल थाइमिन का स्थान पे रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस। और फास्फोरिक एसिड तो वही होगा, फास्फोरिक एसिड तो है ही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये तीन चीज आपके पास है राइबोन्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। ये किसका पॉलीमर है, डीएनए किसका पॉलीमर था, न्यूक्लिक एसिड पहले किसका पॉलीमर होता है, सिर्फ न्यूक्लियोसिटी, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ओके। डीएनए जब बात करोगे, न्यूक्लिक एसिड पे डीएनए की बात करोगे तो इट इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना, जब डीएनए की बात करोगे। और आरएनए की बात करोगे तो इट इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ना, आपको समझ में आ चुका है। और ये कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया था, एक होता है जेनेटिक आरएनए जो जेनेटिक मेटेरियल काम करते हैं, एक नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है, ये फंक्शन के आधार पर बांटे जाते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करते हैं। एक होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एक होता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक मतलब कोशिका द्रव आरएनए, है ना, ये आपके पास है चार, ठीक है। उसमें बता दूं जेनेटिक आरएनए मतलब इसको वायरल आरएनए बोलते हैं, वायरल आरएनए वायरस के अंदर होता है। ये आरएनए नॉर्मली कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड, एक धागा वाला होता है, एक स्टैंड वाला होता है, एक कला वाला होता है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड भी पाए जाते हैं। आप कहोगे कहां पाए जाते हैं डबल स्टैंडर्ड, थोड़ा बता दूं तो डबल स्टैंडर्ड की बात करोगे तो डबल स्टैंडर्ड ये पाए जाते हैं, इतना समझ जाओ। अब कहां कहां पाए जाते हैं ये आपको जानना है, तो डबल स्टैंडर्ड जानने के लिए कहां कहां पाए जाते हैं, इसको बैक्टीरिया वायरस दोनों में अंतर के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक आरएनए जो आपके पास है ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है जेनेटिक आरएनए, ये आपके पास वायरल के फॉर्म में है, जो वायरल होता है ना उसके फॉर्म में आपके पास जेनेटिक आरएनए है, ठीक है। अब इसको समझना है तो आपको समझा देता हूं मैं नॉर्मली, ठीक है। देखो नॉर्मली कैसा होता है ये आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन ये आपको डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी दिख जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी आपको मिल जाता है। नॉर्मली तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक धागा वाला, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी दो धागा वाला मिल जाता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में सुनना कौन कौन है, पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, येलो फीवर वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, रेबीज वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मम्प्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, संडाई वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एचआईवी वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सार्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मार्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सब सिंगल स्टैंडर्ड, निपा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब तो जान छोड़ दो, अब आ जाओ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए में वुंड ट्यूमर वायरस, इसको लिख देता हूं, बाकी तो आपने नाम सुना होगा ना, वो सारा वुंड ट्यूमर वायरस, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसके अंदर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। राइस ड्वार्फ वायरस, राइस ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना कर देता है ये वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर में। फिजी डिजीज वायरस, इसकी डिटेलिंग मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, बट आप समझ रहे हो, ठीक है, ये वायरस है, बस इतना समझना है, ठीक है। उसका पेंगोला स्टंट वायरस, ये भी सब डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, लेकिन देख लो कुछ वायरस में है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है ना। उसका माइकोफाजेस
ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मैंने आपको एनिमल वायरस सब कुछ बता दिया है ना। एनिमल वायरस में आपने देखा पोलियो, येलो फीवर, रेबीज, मम्प्स, सेंडाइज, इन्फ्लुएंजा, आपने सब देख लिया। एचआईवी भी इसी के अंदर में है, सार्स, मार्स, कोविड है ना, सब इसमें, कोरोना वायरस, निपा वायरस, सब इसी में है। ये तो एनिमल वायरस हो गया सिंगल स्टैंडर्ड। प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड, प्लांट वायरस में टोबैको मोजेक वायरस इसी में है। टोबैको मोजेक वायरस मैंने बहुत डिस्कशन किया है शुरुआत की क्लास में। टोबैको मोजेक, टोमेटो, टमाटर वाला मोजेक, टोमेटो मोजेक वायरस, पोटैटो वायरस एक्स, आलू का वायरस, पोटैटो वायरस एक्स, पपाया मोजेक वायरस, पपाया पपीता वाला उसी में है। पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस ए, ये सब कुछ सिंगल स्टैंडर्ड में आते हैं। टोबैको नेक्रोसिस वायरस इसी के अंदर है, सब प्लांट वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वाले, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस सब इसी में आते हैं, ठीक है ना। ये आपको एग्जांपल देखना, वीट मोजेक वायरस इसी में आता है। वीट, गेहूं, उसको रैप्डो वायरस करता है एक्चुअली, वीट मोजेक वायरस, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लांट मैंने बता दिया, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने आपको बता दिया है सारा, ये भी प्लांट का है सारा, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको बताऊं, जैसे कि एक और फॉर्म है रेट्रो वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वायरस का नाम से समझ लो, रेट्रो वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रेट्रो और रियो, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर में होता है। जैसे कोरोना में सिंगल स्टैंडर्ड है ना, इसमें डबल है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहां होता है, डीएनए, अभी तो आरएनए की बात कर रहा हूं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए नॉर्मली डबल स्टैंड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करोगे तो वो कहां होगा, पार्वो वायरस, पार्वो, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता है हमारे में होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और कहां होगा, पोलियोमा वायरस, पोलियोमा वायरस, ये ह्यूमन एडिनो वायरस, ह्यूमन एडिनो वायरस में, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, ये सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, है ना, डबल स्टैंड वाले, है ना। वैक्सीनिया वायरस, वैक्सीनिया, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये आपको सब पता है, ये सारी चीज आपको पता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करोगे और कहां होगा, जेमिनी वायरस, जेमिनी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर में, जेमिनी वायरस, ठीक है। उसके बाद गोल्डन बीन मोजेक वायरस, गोल्डन बीन, बीन होता है ना बीन, वो उसका मोजेक वायरस, बीन्स खाते हो ना, वही बात कर रहा हूं। तो गोल्डन बीन मोजेक वायरस इसी में है। मेज स्ट्रिक वायरस, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, मेज, मेज मतलब समझते हो ना मक्का, स्ट्रिक वायरस, सब में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे, ठीक है, बस इतना काफी है। बैक्टीरिया में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपको याद होगा। वैसे बैक्टीरिया में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करोगे, बैक्टीरिया में, प्लांट में हमने बता दिया आपको, एनिमल में बता दिया, बैक्टीरिया में बात करोगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कोलीफाज, कोलीफाज इसमें आएगा, कोलीफाज फाइटू, कोलीफाज फाइटू इसी के अंदर आएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसी के अंदर आता है। R17 फाज, R17 फाज, फाज मतलब क्या होता है, भोजी, खा जाना, खा जाना, R17 फाज, है ना, ये सिर्फ इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करोगे बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियोफाज में एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बैक्टीरियोफाज में 5-6 फाज, 5-6 फाज, है ना, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये सब बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज। तो मैंने वायरस में बता, मैंने बैक्टीरिया में बता दिया, प्लांट में बता दिया, एनिमल में बता दिया, कहां सिंगल कहां डबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको सफिशिएंट है। और अब इसके बाद आपको मैं टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए, जो इसका एग्जांपल है, नॉन जेनेटिक आरएनए में 3 होते हैं, मैसेंजर आरएनए सूचना का, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। ये नॉन जेनेटिक आरएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस कराने में भाग लेते हैं, मदद कराते हैं, एंजाइम सिंथेसिस कराने में भाग लेते हैं और मदद कराते हैं, सिंथेसिस कराने में, संश्लेषण कराने में ये मदद करते हैं। ये वो है जो जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं, जैसे कि डीएनए करता है, उस तरीके से आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। कहां कहां है मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल साइटोप्लाज्म, ये मेन नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो मैंने पोल खोल दी, दूसरा समझ जाओगे, ठीक है। ये कभी कोई पूछे आपसे कि आरएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड कि सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, कभी ऐसा पूछे, लेकिन कभी पूछे कि डबल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, तो बता देना कहां कहां होता है आरएनए। डीएनए तो आप जानते हो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कहां कहां सिंगल स्टैंडर्ड होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आई होप
जितना मैंने आपको समझाया ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 15 मिनट में ये सारी चीज समझा दूंगा तीनों, ठीक है ना। और बाकी आपको याद होगा राइबोसोम जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आरएनए की बात की है, एमआरएनए टीआरएनए की, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। और उसके बाद अपना विटामिन मिनरल खत्म, ये आपका न्यूट्रिशन खत्म। उसके बाद हम लोग सीधे डाइजेशन में एंट्री करेंगे, पाचन तंत्र, ठीक है। और उधर हम लोग को 2 ऑर्गेनल 3 ऑर्गेनल पढ़ना है, ऑर्गेनल कोशिकांग साइट सेल में, जैसे कि लाइसोसोम, सेंट्रियोल, और तीसरा न्यूक्लियस बता दूंगा थोड़ा बहुत, है ना। ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं ना, ब्रेन होता है सेल को, क्योंकि पूरा कंट्रोल टावर है सेल का वो न्यूक्लियस, वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, पूरे बॉडी की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस हमारे सेल की डिवीजन कैसे होना है, सेल कितना ग्रो करेगा, सबको रेगुलेट करता है। इसीलिए कंट्रोल टावर ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। मस्तिष्क है कोशिका का, न्यूक्लियस नाभिक, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितने लोग ये पढ़ रहे हैं उनको जितना अच्छा लग रहा है जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में, जरूर लिखो, क्योंकि सब्जेक्ट में सब कुछ, अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। अभी कुछ लोग मिले थे मुझसे कि सर नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट होगा, मैंने उनको बताया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट होगा। मैं आपको भी बता दे रहा हूं, बायोलॉजी को तुरंत फिनिश करूंगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करूंगा। और साइंस टेक अब देखो कैसे बढ़ती है फटाफट, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रो कंप्लीट हो चुका है, विंड, जियोथर्मल, ओशियन, और उसके बाद ओटेक वगैरह सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, एक एक दो दो लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।